जहाँ डाल डाल पर सोने की। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ। आज जो है हमारे भारतीय संस्कृति में सावन का पहला दिन है, पहला सोमवारी है और भोलेनाथ का जल वल चढ़ाइए और क्या है कि इकोनॉमिक्स को शुरू कीजिए। आज हमने इकोनॉमिक्स का टॉपिक लिया। इससे पहले हम वीडियो जो है ज्योग्राफी का कई सारा वीडियो बना चुके हैं, लगभग 12 वीडियो बना चुके हैं ज्योग्राफी में। तो क्या है ज्योग्राफी को भी आगे बढ़ाएंगे, इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल मसला क्या है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक, तो इसके पढ़ने का क्या कारण हो सकता है। इकोनॉमिक्स मेन रीज़न है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए, रणनीति का एक हिस्सा है इकोनॉमिक्स। जब आप क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, उसमें अपियर होते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट उसमें बैठते हैं वो लगभग क्या करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों में अच्छा स्कोर करते हैं। कोई भी स्टूडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है, वो लगभग इसमें अच्छा स्कोर करेगा। और सबका जो है वो इकोनॉमिक्स ही कमज़ोर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका रिजल्ट फंस जा रहा है। तो जो सबका कमज़ोर है, आप उसमें बेहतर करने का कोशिश कीजिए, उसको अच्छा बनाने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जब आप अच्छा स्कोर करेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप होगा। तो रिज़ल्ट बनाने के लिए थोड़ा सा रणनीति होना चाहिए। पहले क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये क्या है कि देखिए सब कोई पढ़ रहा है और सब कोई बराबर इसमें स्कोर कर। मानकर चलिए कि अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ के 80 नंबर ला रहा है और आप भी 80 नंबर ला रहे हैं और दोनों एग्ज़ाम में क्या है, फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ कमी है। तो अब क्या है कि इससे आप पहले वाले से आप इंक्रीज करने के लिए आप एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़िए जो इन सब का कमज़ोर हो। तो इसके लिए आप क्या है कि इकोनॉमिक्स को पकड़िए। इकोनॉमिक्स में अगर आप 2-3 मार्क्स से इंक्रीज करते हैं, बस आपका यहीं पर मामला सॉल्व हो जाता है और फिर आपका रिजल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स को जो है हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम स्लो मोशन में। पहला क्लास है, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, दूसरा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से बना है। एक पहला अर्थ देख लीजिए, दूसरा शास्त्र को पकड़िए। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक। पूरा बस मसला समझिए कि क्या है। अर्थशास्त्र का मतलब धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। एकदम फर्स्ट पॉइंट है। इकोनॉमिक्स हिंदी में कहते हैं उसको अर्थशास्त्र, 2 शब्दों से बना है, एक अर्थ दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी धन का अध्ययन। हम लोग इकोनॉमिक्स में धन का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए। अगर आप ये सोच रहे होंगे धन का अध्ययन इकोनॉमिक्स में करते होंगे, तो आपको आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि कौन से धन का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स में करेंगे। किसी ना किसी धन को प्रॉपर रूप से हमको पकड़ना होगा जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए इसके साथ किसी ना किसी देश का नाम हमको जोड़ना होगा, जैसे इंडियन इकॉनमी। तब जाकर हम इंडिया के धन का अध्ययन करेंगे और तब हमें इकोनॉमिक्स के बारे में एक अच्छी समझ मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ किसी ना किसी देश का नाम जोड़ते हैं और जैसे ही उसमें देश का नाम जुड़ा, जैसे इंडियन इकॉनमी, पाकिस्तानी इकॉनमी, श्रीलंकन इकॉनमी, तो इसमें देश का नाम जुड़ने के बाद उस शब्द का मतलब हो जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब आप ये समझिए कि किसी देश के अंदर धन का किस प्रकार की व्यवस्था है और धन को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो उस तरह की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मेन मतलब समझिए कि जब हम किसी देश को उसके आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या है कि हम शुरू में आपको बताए, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र में हम लोग धन का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था पर चले आए। तो आप सोचेंगे अर्थव्यवस्था पर भाई साहब कैसे चले आए। धन का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या है कि कौन से धन का अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए हमको इसके साथ किसी ना किसी देश का नाम जोड़ना होगा। जैसे इंडियन इकॉनमी जोड़ते हैं तो इकॉनमी का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था, यानी ये देश के अंदर की बात हो गई, इसलिए इसको अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो आइए सबसे पहले अर्थव्यवस्था की परिभाषा जान लीजिए। ये सब जो पॉइंट आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बेसिक पॉइंट है। पहले इस बेसिक पॉइंट को क्लियर कीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स के थ्योरी में हम लोग जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा हर चीज़, इकोनॉमिक्स का हर थ्योरी क्लियर होगा। अगर बेसिक बहुत अच्छा होगा तो थ्योरी अपने आप समझ में आएगा। क्या अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं परिभाषा कि जब हम किसी देश को
समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। समस्त आर्थिक क्रिया दैट मीन्स कह सकते हैं कि धन से संबंधित, मान लीजिए कि किसी देश के अंदर किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस बार प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट खर्च हुआ और इसको कितना में बेचेंगे, उन सब चीज़ों को हम जो लेखा जोखा करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अब क्या है कि अर्थव्यवस्था हम समझ चुके हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था कई टाइप्स के होते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ देख रहे होंगे हमने लिख लिखे अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, इसके अलावा खुला अर्थव्यवस्था। क्या है कि इन सब चीज़ों को आप वन बाय वन बारीकी से समझें, यही हमारा बेसिक पॉइंट है। और क्या है कि जब आपका बेसिक पे पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि इकोनॉमिक्स आपको अपने आप आसान लगने लग जाएगा। और इकोनॉमिक्स जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में सबसे हल्का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है पूरा माइंड का खेला है। जब तक आप माइंड का यूज कर रहे हैं वो आपके साथ एकदम निखर के आएगा। आप माइंड का यूज करना छोड़ दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आपके सामने ये थोड़ा सा आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है कि अब पूरा फोकस कीजिए इसके बेसिक पॉइंट पर। क्या है कि 1-2 क्लास हमारा बेसिक में जाएगा और तीसरे क्लास से हम लोग अपने आप थ्योरी को पकड़ लेंगे और पूरा इकोनॉमिक्स सॉल्व करेंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि आने वाले बिहार एसआई में और या फिर बीपीएससी में या फिर सचिवालय के एग्ज़ाम में आपको एकदम एक बेहतरीन रिजल्ट स्कोर करने का मौका मिलेगा अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो। और बीच बीच में क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम आगे बढ़ते इकोनॉमिक्स पर। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स को, इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन करते हैं। धन का अध्ययन का अपना कोई मतलब नहीं होता है, इसके साथ किसी न किसी देश का नाम जोड़ना होता है। जब किसी देश का नाम इसमें जुड़ता है तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। देख लीजिए इसकी परिभाषा लिख चुके हैं हम। जब हम किसी देश को समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कॉपी पर नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो बार बार देखिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक, अर्थव्यवस्था लिख लिए। अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं, तो देखिए उसी का टाइप्स हम लिखे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके बाद मिश्रित, बंद और खुला। इस तरह से 5 टाइप्स हैं इसके, अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। अब कहेंगे कि किताबों में तो 3 टाइप्स ही लिखे। किताब का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप छोड़िए, किसी बोरिया में बंद कीजिए और उसको फेंकिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, बंद और खुला अर्थव्यवस्था। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 पहले इसका नाम याद कर लीजिए। ऊपर का जो आप 3 देख रहे हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले इन तीनों को याद कीजिए, बाद में इन दोनों को, बंद और खुला। इस प्रकार से क्या होगा कि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के प्रकार। जब ये सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका 1 बाय 1 डिटेल करेंगे। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं ये क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के साधन पर, वस्तु और सेवाओं के साधन का मतलब ये हो गया कि किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है वो, और सेवा का मतलब हो गया उसमें काम करने वाले लोग। इन दोनों पर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी हाथों में, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में इसका पूरा कंट्रोल होगा और वही तय करेगी कि कौन सी वस्तु का उसको प्रोडक्शन करना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी और उसका क्वांटिटी क्या होगा। यानी कि क्वालिटी का मतलब उस वस्तु का गुण कैसा होगा, मात्रा कैसा होगा, सब प्राइवेट कंपनी तय करेगी। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और वस्तु का मूल्य भी प्राइवेट कंपनी तय करेगी, यानी कि निजी हाथों में ही वस्तु के मूल्य एमआरपी फिक्स करने का जो हक होगा वो निजी हाथों में होगा। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के साधन पर बाजार का नियंत्रण होता है। वस्तु और सेवाओं के साधन पर, वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं मशीन लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, तो इन सब चीज़ों पर क्या होगा कि निजी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा। इसके अलावा क्या होगा कि वस्तु का जो भी वस्तु प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा जिस भी वस्तु का, उसका प्राइस जो है, उसका प्राइस रेट जो है कंपनी फिक्स करेगी। इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और दूसरा ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें वस्तु और सेवाओं के साधन पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। सरकार ही तय करती है कि
वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादित की जानी चाहिए और वस्तु की क्वालिटी क्या होगी, ये सब सरकार तय करती है और उसका प्राइस रेट भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसको हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के साधन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। अब वस्तु का मूल्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। आपसे यही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का मूल्य कौन तय करती है, तो वो सरकार के द्वारा तय किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु का मूल्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, ऊपर के 2 देख रहे हैं आप, पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों का मिश्रण है। क्या होगा कि कुछ आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का कंट्रोल होगा और कुछ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार का, और दोनों मिलकर क्या करती है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर आपस में बैठकर दोनों मिलकर बातें करती है, बातें साझा करती है और इस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम लिख दिए हैं कि इसमें कुछ आर्थिक क्रियाओं पर सरकार तथा कुछ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार दोनों का नियंत्रण होता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। यह पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। अब क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अपने यहाँ भारत में लागू है। कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू। इसके अलावा आप देख रहे होंगे बंद अर्थव्यवस्था और खुला अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था को ऐसे समझिए, इसको हम यहाँ पर नोट डाउन नहीं किए, लेकिन यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं बंद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि आयात और निर्यात दोनों जीरो होता है। बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों जीरो होता है। यहाँ लिख लीजिएगा कि आयात और निर्यात शून्य होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक देश है, ये इसकी पॉपुलेशन, कोई एक देश है और इस देश के साथ क्या है कि इसके आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ोसी देश होंगे। अब क्या होगा कि आयात और निर्यात शून्य का मतलब ये हो गया कि ना ये अपने पड़ोसी देश या फिर पूरे विश्व में किसी देश से कोई वस्तु मंगवाएंगे और ना किसी को कुछ बेचेंगे। मंगवाएंगे तो उसको आयात कहते हैं और बेचेंगे तो उसको निर्यात कहते हैं। तो इस प्रकार ना यह किसी से कुछ लेगा और ना यह किसी को कुछ देगा, अपना वस्तु बनाएगा और अपने लोगों को बेचेगा। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप इसका अगर बेहतर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया क्या करता है कि अपनी वस्तु बनाता है और खुद अपने लोगों को बेचता है, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाता है, इसलिए उसको बंद अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा बंद अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल में आप ब्राज़ील, नॉर्वे को भी देख सकते हैं। ब्राज़ील और नॉर्वे ये भी बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। आइए अब 5वां पॉइंट हमारा है खुला अर्थव्यवस्था। खुला अर्थव्यवस्था क्या है कि इसको बहुत अच्छा भी माना जाता है और पूरा खतरनाक भी माना जाता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे भाई, पूरा खतरनाक कैसे हो जाएगा। खुला अर्थव्यवस्था है, आदमी पूरा एकदम धड़ल्ले से व्यापार कर रहा है, फिर भी खतरनाक है। अब इसका मीनिंग समझिए। खुला है तो क्या होगा कि खुला अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आयात और निर्यात, इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, आयात और निर्यात दोनों समुचित रूप से होता है। इसको देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि धड़ल्ले से होता है। आयात और निर्यात दोनों समुचित रूप से होता है। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए कि आयात और निर्यात समुचित रूप से होता है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अब क्या है कि आयात और निर्यात समुचित रूप से होगा और हमने आपको बताया कि यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है और काफ़ी लाभदायक। क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई देश है और इसके यहाँ क्या है कि सब देश के साथ यह व्यापार कर रहा है। इसके सभी पड़ोसी देश और भी विश्व के देश जो हैं इनके यहाँ सामान बेच रहा है। तो सामान जब बेच रहा है, मान लीजिए कि ये कोई भी वस्तु प्रोडक्शन नहीं कर रहा है और सब पूरे विश्व से वस्तु मंगवा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि वहाँ के लोगों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। विकल्प का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये स्केच पेन बनाया जाएगा, तो ये स्केच पेन जो है हम अलग अलग देशों से मंगवाएंगे, सबका अपना अपना होगा। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको बेहतर विकल्प इसलिए मिलेगा कि इसका भी स्केच पेन ये यूज करके देखेगा, इसका भी, और सबसे बेहतर जो होगा वही खरीदेगा। तो यही एक बेहतर विकल्प हुआ ना। तो खुला अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि लोगों को, कंज्यूमर को यानी उपभोक्ता को एक बेहतर विकल्प मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है कि उनको तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति होता है। मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ खूब ज़्यादा अधिक मात्रा में बिकने लगती है, तो क्या करती है, बाहर की कंपनी आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है और उस तरह की कंपनी यहीं लगाती है। इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों को तकनीकी ज्ञान की भी प्राप्ति होगी,
खुला अर्थव्यवस्था अगर रहेगा। इसके अलावे आप बताते हैं कि खतरनाक कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई देश कमज़ोर है और कोई भी वस्तु प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अगर कोई भी वस्तु वह उत्पादित नहीं कर रहा, हर चीज़ बाहर से खरीद रहा है, हर चीज़ बाहर से खरीद रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कमज़ोर देशों पर जो विकसित देश होंगे, जो इनके यहाँ बेच रहे हैं, उनका कब्जा हो जाने का खतरा रहता है। क्या होता है कि अधिकतर केसेस में वो अपनी सारी वस्तुएं यहाँ बेचेंगे और यहाँ के लोगों के उनकी वस्तुओं का आदत लग जाता है। दैट मीन्स आदत जब लग जाएगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पर जब यह विकसित होंगे या फिर अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो इनका खुद का वस्तु जो है इनके लोग ही नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि आप मान कर चलिए कि भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत का जो मान लीजिए कि भारत का 70 रुपया $1 का बराबर है, अभी 76 के आसपास है, मानकर हम चलते हैं 70, ठीक। मान लीजिए भारत का 70 रुपया और अमेरिका का $1 इक्वल है। अगर मान लीजिए अमेरिका में जो वस्तु $1 में बिक रही है, उसको अगर हमको भारत में मंगवाना है तो उसके लिए हमको 70 रुपया पे करना होगा, तब जाकर ये भारत आएगी। और उसके बाद क्या होगा, 70 रुपया पे करेंगे, फिर क्या होगा, 5 रुपया केंद्र सरकार का टैक्स रख लीजिए, 5 रुपया राज्य सरकार का, टोटल हो गया 80 रुपया। 10 रुपया किराया पर कॉस्ट खर्च कर लीजिए, टोटल 90 रुपया। अब जो इसको बेचेगा वो व्यापारी अपना प्रॉफिट 10 रुपया इसमें रख लेगा, तो टोटल कितना हो गया, 100 रुपया। यानी कि वहाँ पर जो वस्तु उसके यहाँ $1 यानी कि 1 रुपया, उसका रुपया 1 रुपया में मिल रहा था, वो हमारे यहाँ 100 रुपया में मिलेगा। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी अगर खुला अर्थव्यवस्था रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि महंगाई जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि लोग इसको मान लीजिए कोई इसेंशियल चीज़ है, अति आवश्यक चीज़ है जो हमको लेना है, जैसे खाने की चीज़, उसको तो हम खरीदेंगे ही। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का सेविंग्स कम होगा, बचत कम हो जाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि जब लोगों का बचत कम हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और गरीबी की जो है मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार क्या होता है कि विकसित देशों का कमज़ोर देशों पर कब्जा हो जाने का खतरा रहता है। इस तरह से खुला अर्थव्यवस्था को आप समझ सकते हो। और आपको यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि खुला अर्थव्यवस्था के केस में क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन दिए जाएंगे कि विकसित देशों का कमज़ोर देशों पर कब्जा हो सकता है, तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आयात और निर्यात समुचित रूप से होता है। तो इन सब ऑप्शन को आपको समझकर और फिर आंसर टिक करना है। इस तरह से क्या है कि इकोनॉमिक्स का हर एक पोर्शन समझने की चीज़ है। जितना आप समझने का प्रयास करेंगे, जितना आप इस पर सोचेंगे, वो आपके सामने उतना ही ज़्यादा निखर कर आएगा। और आप जितना रट्टा लगाने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आपको इकोनॉमिक्स नहीं आएगा। इसलिए रट्टा लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल आप 2-3 बार वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा कंप्लीटली रूप से कि इकोनॉमिक्स से है क्या। ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि भारत में इकोनॉमिक्स का क्या इतिहास रहा है, और उसके बाद हम थ्योरी बेसिस पर आएंगे और कई सारे चीज़ें हैं जैसे पंचवर्षीय योजना, इसके बराबर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। और क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रहार GS चैनल है, PRAHAR स्पेलिंग है, GS लिखिए इस तरह से, और चैनल को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।